क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई. व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल. क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है यदि हम एक बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बिना ऊपर सीलिंग को हिट किए मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकता है. हम इस बॉल को यहां पर वापस रख देते हैं और फिर कंसेप्ट को समझते हैं. हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी. मैंने थ्योरी लेक्चर्स के अंदर ये फॉर्मूले याद करने के लिए ट्रिक्स भी बता रखी है. आप ट्रिक्स के थ्रू भी इन फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हो. गाइस ये रेंज मैक्सिमम तब होती है जब यहां पर साइन 2 थीटा जो है ये पूरी वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. बट माय डियर स्टूडेंट्स ये तो खुले आसमान में होता है जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि हमें पता है जब हम थीटा को 45 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 45 डिवाइड बाय जी. 2 इंटू 45 बन जाएगा 90 डिग्री, तो R आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय जी. साइन 91 होता है. माय डियर स्टूडेंट्स अब जो रेंज वो मैक्सिमम बन जाएगी. बट बच्चों आप ये देखिए इस केस में तो क्या आ गया, सीलिंग आ गई, ऊपर छत आ गई, और जो ये छत है इसकी मैक्सिमम हाइट अपने को दे रखी है 25 मीटर. तो गाइस अपने को पहले ये देखना होगा कि ये जो बॉल है ये ऊपर जा तो रही है, किस एंगल पे थ्रो करे कि इसको जस्ट टच करके निकल जाए, ऊपर अटक ना जाए. ठीक है, तो हमारे पास देखिए इनिशियल स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट गिवन है 25 मीटर. हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g. यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 40 का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8. इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 40 का स्क्वायर. इसको अगर हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 490 डिवाइड बाय 40 का स्क्वायर. आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5534. यहां से हम देखेंगे तो थीटा है वो आ जाएगा, थीटा इज एक अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 34 डिग्री. अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर ये 34 डिग्री कैसा है, इसको कैसे याद कर सकते हैं. वैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूं. देखो अगर साइन 30 डिग्री होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.5. साइन 30 डिग्री 1/2 होता है. तो बच्चों आप देखिए थोड़ा सा फालतू है, ये 0.55 है. दैट मीन्स एंगल जो है वो भी क्या 30 थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए. इस तरह भी याद कर सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इस तरह थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो मिलते हैं. बच्चों हम इस बॉल को वापस ले आते हैं. हमारे पास वो एंगल आ गया कि जिस एंगल पे हम इस बॉल को थ्रो करेंगे वो एंगल हमारे पास आ गया 34 डिग्री. तो हम यहाँ पर रेंज वाले फॉर्मूले में एंगल को 34 डिग्री पुट कर देते हैं. यहां से हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 40 स्क्वेयर साइन 2 इंटू 34 डिग्री डिवाइड बाय 9.8. यहां से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 40 स्क्वेयर इंटू तो ये बन जाएगा साइन 68 डिग्री डिवाइड बाय 9.8. अगर हम साइन 68 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो ये होती है 0.922. तो रेंज आ जाएगी R इज इक्वल टू 40 स्क्वेयर इंटू 0.922 डिवाइड बाय 9.8. इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है R इज इक्वल टू 150.5 मीटर. अब बच्चों आपको कंफ्यूजन कहां आती है कि 68 डिग्री की वैल्यू कैसे देखेंगे. तो बच्चों आप देखिए जो साइन 60 होता है ना उसकी वैल्यू होती है √3/2. √3 होता है 1.732, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.866. तो बच्चों अपने को पता है कि 68 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा है, और साइन में जो होता है एंगल बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है. तो वैल्यू मतलब क्या होनी चाहिए 0.866 से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए. तो हमने 0.923 या 922 लेनी थी. उसको सोल्व करके हमारे पास रेंज आ जाएगा 150.5 मीटर. क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है
A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो मैक्सिमम रेंज है, मतलब कि जो आर मैक्स है, ये हमें 100 मीटर गिवन है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है। रेंज मैक्सिमम का फार्मूला होता है u स्क्वायर बाय g, क्योंकि यहाँ पर जो साइन 2 थीटा है, इस पूरे की वैल्यू को अपने को क्या लेट करना होता है 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम आ गया u स्क्वायर बाय g। यहां से बच्चों हम u निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू अंडर द रूट आर जी, या हम कहें u इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट 100 इंटू जी। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम बॉल को ऊपर कितना थ्रो किया जा सकता है। देखो कहा है ना, हाउ मच हाई अबोव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो। कैन का मतलब कितना ऊपर फेंक सकता है। जब बच्चों हाइट की बात आएगी कि कितना ऊपर थ्रो कर सकता है, तो हम मान लेंगे कि सीधा ही ऊपर की ओर थ्रो किया है बॉल को, और कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है, अंडर द रूट 100 इंटू जी। अपने को पता है बच्चों मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और अपने पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऊपर की तरफ जितना जा रहा है इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, हाइट। तो यहां पर हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस u, हमारे पास कितना था अंडर रूट 100g। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 100 इंटू जी इज इक्वल टू 2। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है g, तो हमने g को कितना लेट कर लेना है, g को g लिखा रहने देते हैं, इंटू में आ जाएगा h। अब बच्चों हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड होता है, इसलिए यहां पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2 से ये कैंसिल होके बच जाएगा यहाँ पर 50। तो वी विल गेट हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, अ स्टोन टाइड टू अ एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड if the stone makes 40 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and direction of the acceleration of the stone? बच्चों देखो, जो स्टोन है ये यहां से घूम के पूरा इसके साथ यहां से घूम के और वापिस यहां आ गया। रेडियस ऑफ थ्रेड हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को ये बताना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या रहेगा, और उधर से देखो ये भी कह रखा है कि कांस्टेंट स्पीड से जो है ये स्टोन घूम रहा है। तो आप पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। मान लो कि ये एक हमारे पास सर्कल आ गया, और ये कोई भी एक हमने बॉडी ले ली। ये जो बॉडी है ये क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से ये यहां पर घूमती जा रही है इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों बात क्या आती है, जब स्पीड कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन क्यों? तो आप एक अच्छे से बात को समझ लीजिए बच्चों, दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो होते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरा एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट स्पीड से बॉडी चक्कर लगा रही है तो हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। बच्चों हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, और फोर्स हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को कंपेयर करो तो हम कहेंगे कि ये जो चीज है v स्क्वायर बाय r, ये क्या है, एक्सेलरेशन का काम कर रही है। तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 2 पाई r बाय t, क्योंकि हमारे को पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रही होगी तो सर्कल के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2 पाई r। एक साइकिल का डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई r। इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, टाइम पीरियड से। यहाँ पर जो t है ये एक साइकिल का टाइम होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी का फार्मूला ये है, इसको हम पुट कर देते हैं एक्सेलरेशन वाले फार्मूले में। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय t। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या क्या था वो देख लीजिए। हमें रेडियस गिवन थी 80 सेंटीमीटर, हमें टाइम पीरियड नहीं गिवन था, लेकिन ये पता था कि 25 सेकंड्स में 14 रेवोल्यूशन होते हैं। तो एक सेकंड में कितने होंगे, 25 बाय 14। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 25 बाय 14। मैं ये बात एक बार समझा देता हूं कि टाइम कैसे आया। अगर 14 रेवोल्यूशन का टाइम देखते थे तो 25 सेकंड था, तो 1 रेवोल्यूशन का टाइम कितना आता, 25 बाय 14। वही मैंने यहां रख दिया। अब हम इस पूरी r और t की वैल्यूज को पुट कर देते हैं एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4
पाई स्क्वायर इंटू 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 14। अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 990.4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि अब ये जो एक्सेलरेशन है ये ओनली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, अगर स्पीड कांस्टेंट थी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो बॉडी में था ही नहीं, इसीलिए हम लिख देंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है ये होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन नंबर 18, they are saying an aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 km per hour. Compare its centripetal acceleration with acceleration due to gravity। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि एक एयरक्राफ्ट है वो एक हॉरिजॉन्टल लूप कवर कर रहा है, मतलब सर्कल के अंदर वो घूम रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस तरह से यहां से मान लो एयरक्राफ्ट चलता है और ये एयरक्राफ्ट क्या करता है, पूरा एक हॉरिजॉन्टल एक लूप कवर करके और फिर वापस आ जाता है। जो जो हमें गिवन है पहले हम लिख देते हैं। रेडियस अपने को गिवन है 1 किलोमीटर या हम कह सकते हैं 1000 मीटर। वेलोसिटी अपने को गिवन है 900 किलोमीटर पर आवर। अगर बच्चों हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 250 मीटर पर सेकेंड। हमने हर चीज को एसआई सिस्टम में ले लिया। तो पूछ रहे हैं कि आप सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंपेयर करिए। सबसे पहले हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, और हमें यह भी पता है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब कि मास को छोड़ दिया जाए, बाकी जो बचता है वो एक्सेलरेशन बचता है। तो इस इक्वेशन में देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले फॉर्मूले में मास को आप छोड़ दो, तो ये जो बचेगा v²/r, यही क्या है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा AC इज इक्वल टू v²/r। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं तो आ जाएगा 250 का स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 1000। हमें पता है 250 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 62500 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1000। इसे सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों क्योंकि अपने को कंपेयर करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो हम लिख लेंगे AC/G दैट इज इक्वल टू 62.5 डिवाइड बाय G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.38। दैट मीन वी कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6.38 टाइम ऑफ G। हम इस G को इस तरफ ले गए तो हमारे पास आ गया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो G का 6.38 टाइम है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है कि हर स्टेटमेंट को हमने केयरफुली पढ़ना है और फिर ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है कि जो नेट एक्सेलरेशन है किसी भी पार्टिकल का वो ऑलवेज ही अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल होता है टुवर्ड द सेंटर। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो किसी भी सर्कुलर बॉडी के अंदर दो तरह से एक्सेलरेशन होते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी है और ये बॉडी इस तरह से सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रही है बच्चों, तो इसके अंदर दो तरह से एक्सेलरेशन है। एक एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मान लो कि इसकी स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड थी, एग्जांपल दे रहा हूं, और मान लो थोड़ी टाइम बाद जब ये बॉडी यहाँ पे आए तो इसकी स्पीड 10 होगी, तो हम क्या कहेंगे, इसकी जो लीनियर स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन आता है जो जिससे स्पीड चेंज होती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन इनवर्ड चाहिए होता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर बच्चों हम देखें कि हमारे पास दो अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। दैट मींस जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, कभी भी सेंटर की तरफ नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि बच्चों अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है कि AT की वैल्यू 0 है, ओनली कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो कहां होगा, टुवर्ड द सेंटर। अदरवाइज यहां पे देखो कह नहीं रखा कि बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है या वेरिएबल स्पीड से, तभी हम ये कह नहीं सकते कि जो यहाँ पे देखो ऑलवेज वर्ड आ गया, सो हम ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर होगा। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो टुवर्ड द सेंटर होगा, अगर टेंजेंशियल भी है तो नेट उनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे वो कहीं और ही होगा, वो हम AR से दिखा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चों ये फॉल्स है कि ऑलवेज ही जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ नहीं होता। 19th के बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल है
वो ऑलवेज ही टेंजेंट होता है पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मान लेते हैं कि कोई हमारे पास सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ के अंदर लेट ये हमने एक बॉडी ले ली। ये जो बॉडी है ये इस तरह से यहां पर रिवॉल्व कर रही है। आप किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी निकाल के देखो, अगर आप यहां पे देखोगे तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, जब ये पार्टिकल यहां था तो वेलोसिटी कहां होगी इसकी, डाउनवर्ड, यहां था तो इधर होगी। मतलब वेलोसिटी है ना ऑलवेज ही टेंजेंट लेके दिखाई जाती है। तो हम कहेंगे ये बात ट्रू है। कोई भी सर्कुलर पाथ हो या कर्वीलिनियर पाथ हो, कर्वीलिनियर का मतलब कर्व की तरह हो, मान लो कि बॉडी है वो अब नीचे आ रही है या बॉडी है वो ऊपर जा रही है, तो हम टेंजेंट से दिखाते हैं। इन ए कर्वीलिनियर मोशन the velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point। मतलब कि जो पाथ होता है जिस रास्ते से जा रहा है उस पर टेंजेंट लो, वही अपने को वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सी पार्ट में हमें गिवन है कि एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में तो है बट उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, वो कांस्टेंट स्पीड से वो बॉडी मूव कर रही है। और अपने को पता है बच्चों जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं तो ओनली कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैं हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखूं तो वो कहां होगा, टुवर्ड द रेडियस। हमेशा ही सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन अंदर की तरफ चाहिए होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि ये जो पूरे का एवरेज लेंगे वो एक नल वेक्टर होगा। क्या ये ट्रू है? तो हम कहेंगे यस ट्रू है। वो तो थ्योरी लेक्चर में काफी बार आपको समझा चुका हूं। अगर एन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं पूरे प्लेन के अंदर, वो 360 डिग्री एंगल को बना रहे हैं, ठीक है, और सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के और इक्वल एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, उनका जो नेट रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, जीरो। ज्यादा दूर ना जाए तो अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि हमारे पास तीन ही वेक्टर है, मान लो एक हमारे पास ये है, एक ये है 120 पे और एक ये है, तीनों अगर 120 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो। तो हम कहेंगे इस केस में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमारे को पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो रिजल्टेंट लेने का पंगा वंगा तो है नहीं, ओनली क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसीलिए हम कहेंगे कि है ना, जब भी इक्वल नंबर ऑफ वेक्टर एक्ट कर रहे हो और पूरे प्लेन में एक्ट कर रहे हो तो उनका नेट रिजल्टेंट कितना होता है, जीरो। क्वेश्चन नंबर 20, हमें एक पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्केयर जे कैप प्लस 4.0 के कैप मीटर। बच्चों हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है, और बी पार्ट में हमें बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये बात इजीली समझते हो कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे टाइम के साथ, मतलब डी आर बाई डी टी ले ले, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। आइए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 3.0 टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास 3.0 आई कैप, क्योंकि बच्चों यहाँ टी की पावर 1 थी, नीचे लेके आओगे पावर डाउन 1 लेस करोगे, ये पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए इसके लिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। माइनस हमारे पास यहाँ पर ये नीचे डाउन लेके आओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.0 टी इंटू जे कैप प्लस, इसमें टाइम है नहीं तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा, जीरो। ये बच्चों हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा जीरो, माइनस इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास 4.0 जे कैप। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी आ गई। हमारे पास वेलोसिटी आ गया 3.0 आई कैप माइनस 4.0 टी जे कैप, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया माइनस 4.0 जे कैप। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का देखो बी पार्ट सोल्व करते हैं, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों हम पहले वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम को 2 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.0 आई कैप माइनस 4.0 इंटू 2 करोगे, क्योंकि टाइम को हमने कितना लेना है यहाँ पर 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा माइनस 8.0 जे कैप। बच्चों अब अपने को पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर अंडर द रूट एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 73। इसे फर्दर सोल्व करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा 8.54, आगे हम यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चों अब हम इसका एंगल देखते हैं। बच्चों अगर मैं देखूं जो नेट वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास आई हुई है, तो अब देखो कि नेट वेलोसिटी है वो हमारे पास आई है, एक्स की तरफ अपने को चलना है 3 यूनिट
और y की तरफ अपने को चलना है माइनस का 8 यूनिट, मतलब डाउनवर्ड चलना है। तो इस फिगर को हम थोड़ा और अच्छा बनाएंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने x बना दिया, नीचे की तरफ y बना दिया। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पे है 3 यूनिट और यहाँ पे क्या है हमारे पास 8 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हमें पता है कि कहीं पर भी ये मान लो एंगल है, तो कभी भी है ना आपके पास इस तरह से सिचुएशन आ जाए तो आप टेंजेंट थीटा निकालिए। टेंजेंट थीटा क्या होता है, y बाय एक्स। y क्या है यहाँ पे 8, तो 8 बाय आप क्या कर दोगे 3। बच्चों आपको पता है ना टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर देखते हैं, जो ये वाला लाइन है ये परपेंडिकुलर होती, ये कितना होता 8 होती, तो 8 बाय 3 करते, वही मैंने कर दिया। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 8 बाय 3। अगर आपको वैल्यू पता है तो ठीक, नहीं तो आप इतना लिख देंगे। जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 69.4 डिग्री, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं।